ही। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त हिंदू परिवारी व्यवसाय क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा इसका मीनिंग है कि परिवार के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाने वाला कोई भी व्यवसाय संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहलाएगा। आज हम देखते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ आप कृषि कार्य में भी देखो, परिवार के सभी सदस्य मिलकर कृषि का काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी समाज में जिनके पास बड़े पैमाने पर क्या है, पैसा। तो वो पर्सन क्या करते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस की शुरुआत करते हैं जिससे और अधिक पैसा प्राप्त कर सके। तो वो क्या करते हैं कि अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा किसी कार्य को करने लगते हैं। ठीक है, तो इसे ही अपन संयुक्त हिंदू परिवारी व्यवसाय कहते हैं। मीनिंग में देखो, इसका क्या लिखा है कि सभी सदस्यों द्वारा परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहकर किया जाने वाला व्यवसाय संयुक्त हिंदू परिवारी व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, क्या है, परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहकर किया जाने वाला व्यवसाय। अब मुखिया कौन होता है, जो परिवार में सबसे बड़ा होता है, मतलब परिवार का वरिष्ठ कौन हो गए, दादाजी। ठीक है, जो हमारे परिवार में सबसे वरिष्ठ होते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र से इसके मीनिंग को और भी अच्छे से जानेंगे। देखो, इस फैमिली में सबसे वरिष्ठ कौन है, यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये कौन है, परिवार के मुखिया, सबसे वरिष्ठ तो यही दिख रहे हैं। तो इन मुखिया को अपन क्या बोलते हैं, कर्ता। मतलब परिवार में सभी को गाइड करने वाले कि कार्य किस तरीके से करना है ना, और कौन सा काम करना है, ये सब समझाने वाले व्यक्ति परिवार के क्या कहलाते हैं, कर्ता या मुखिया। इनके अंडर में रहकर ही ये पूरी फैमिली काम करती है। तो अब इन मुखिया ने, कर्ता ने, या ये जो भी है परिवार के वरिष्ठ, इन्होंने बिजनेस की शुरुआत कैसे की। तो देखो, इनके पास पैसा खुद का तो था, लेकिन साथ ही परिवार की इनके पास क्या थी, पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पूर्वजों की संपत्ति, मतलब उनका पैसा था। तो उन पैसों से इन्होंने क्या किया, अपने जो पुत्र है, यहाँ पर इनके 3 पुत्र दिख रहे हैं, इनके साथ क्या किया, किसी बिजनेस की शुरुआत की। क्या करता है परिवार का मुखिया कि अपने जो पैतृक होते हैं, अपने जो पूर्वज होते हैं, उनकी संपत्ति से, उनके पैसे से अपने पुत्र और अपने पौत्र के साथ किसी बिजनेस की शुरुआत करने लगते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल बेटों के साथ ही ये परिवार के किसी व्यवसाय की शुरुआत करें, ये अपने जो पोते होते हैं, ठीक है, अपने जो पौत्र होते हैं, उनके साथ भी परिवार के साथ किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात यहां पर आती है कि इनके परिवार में जो संपत्ति होती है, उस संपत्ति का हिस्सेदार कौन कौन होता है। क्या केवल उनके जो बेटे हैं वही परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार होंगे, या उनके जो पौत्र है, उनके जो पोता पोती है और उनकी जो बहुएं हैं, वो भी उन परिवार की संपत्ति में हिस्सेदार होगी या नहीं। तो इसके लिए हिंदू परिवारी संगठन जो था वह 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, तो पहला इसमें बताया गया था कि ये जो मिताक्षरा था, इस मिताक्षरा में क्या था कि बच्चे के जन्म के साथ ही क्या कर दिया जाता था, उसे संपत्ति में हिस्सेदार मान लिया जाता था। केवल असम, बंगाल और उड़ीसा, इनको छोड़कर पूरे भारत में ये पद्धति प्रचलित थी। ठीक है, और एक और था दाया भाग। इसमें ऐसा था फ्रेंड्स कि जब भी बच्चे ने जन्म लिया तो उसे परिवार की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। उसे हिस्सा कब मिलता था, जब उसके पिता थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, तब उसे क्या मिलता था, परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलता था। तो और ये बिजनेस भी कैसे किया जाता था, केवल पुरुष वर्ग द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा ये बिजनेस किया जाता था। तो ऐसी कंडीशन में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना 1956। तो इस अधिनियम में क्या किया, मिताक्षरा और दाया भाग दोनों के रूल्स ब्रेक कर दिए, मतलब दोनों के रूल्स समाप्त कर दिए और एक नियम बना दिया कि अब परिवार में किसी भी लड़के का जन्म होगा तो वो जन्म के साथ ही परिवार का सदस्य बन जाएगा, वो परिवार की जो संपत्ति होगी उसमें उसका पूरा हिस्सा होगा। और एक और बात थी कि पहले क्या था कि मिताक्षरा दाया भाग में पुरुष वर्ग द्वारा ही परिवार मतलब व्यवसाय किया जाता था। तो 1956 में एक और नियम बना था कि अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी है ना, उनकी जो पत्नियां थी वो भी उस व्यवसाय को कर सकती थी। फिर आगे चल के क्या हुआ, पत्नी को भी हिस्सा मिल गया, पोते को भी हिस्सा मिल गया और बेटे को भी हिस्सा मिल गया। अब
जो होती ना पोती वो कहाँ पे गई, तो उसके लिए भी एक और अधिनियम बना दिया गया। मतलब ये जो 1956 अधिनियम था इसमें थोड़ा सा संशोधन करके वर्ष 2004 में क्या कर दिया गया कि अब किसी लड़की का अगर जन्म हुआ परिवार में तो वो भी जन्म से ही परिवार की सदस्य मानी जाएगी और परिवार की जो संपत्ति है उसमें बराबर की हिस्सेदार होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पूरी पिक्चर समझ में आ गई कि हिंदू परिवार क्या होता है, संयुक्त हिंदू परिवारी व्यवसाय क्या होता है कि परिवार के सभी सदस्य लड़का लड़की सभी के द्वारा मिलकर किया जाने वाला कोई भी व्यवसाय संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? ओके, अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषता, जिससे हम जानेंगे कि इस पर अगर हम कोई बिजनेस करें तो उसके क्या रूल्स हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया है कि हिंदू अधिनियम द्वारा नियंत्रण में रहकर इस बिजनेस को करना है। मतलब 1956 के जो रूल्स है उस रूल्स के बेस पे बिजनेस होगा। सेकंड है इसमें स्वतः सदस्यता, मतलब जन्म से ही उसको सदस्यता मिल जाएगी। फिर है मुखिया द्वारा प्रबंध, मतलब जो भी डिसीजन होंगे, जो भी मैनेजमेंट का काम होगा वो परिवार का कर्ता मतलब जो वरिष्ठ है वो करेगा। फिर है केवल पुरुष सदस्य, स्थायी अस्तित्व, पंजीकरण और विघटन, इन सब की डिटेल को हम और अच्छे से समझते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे क्या लिखा है, हिंदू अधिनियम द्वारा नियंत्रण, मतलब जो हिंदू परिवार के व्यवसाय का संचालन होगा वो किसके आधार पर होगा, हिंदू अधिनियम के आधार पर। और ये नियम क्या है, 1956। इस नियम में हमने पहले जान लिया है कि ये नियम क्या है कि एक तो जन्म से ही कोई भी लड़का परिवार का सदस्य बन जाएगा, दूसरा उसे परिवार की संपत्ति में पूरा अधिकार होगा, और तीसरा इंपॉर्टेंट कि अगर किसी पुरुष वर्ग की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसकी पत्नी को क्या मिलेगा, उसमें हकदार मिलेगा, मतलब वो उसकी पत्नी हिस्सेदार होगी उसकी संपत्ति को और उस बिजनेस को कंटिन्यू रखेगी। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड इसमें देखो स्वतः सदस्यता, इसका मतलब होता है मेंबरशिप, मतलब कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं, जैसे आप पार्टनरशिप में करो या कंपनी में कहीं पर भी आप जॉब करो, तो उसकी सदस्यता के लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना होती है, बहुत सारी औपचारिकताएं होती है, उन्हें पूरा करना होती है। लेकिन यहाँ संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बच्चा, जो भी बालक जन्म लेगा वह जन्म से ही परिवार के व्यवसाय का एवं परिवार की संपत्ति का सदस्य बन जाता है, उसे किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर फ्रेंड्स? ओके। थर्ड देखो इसमें मुखिया द्वारा प्रबंध। अब परिवार का मुखिया कौन है, परिवार का सबसे वरिष्ठ अधिकारी। जैसे आज हमारी फैमिली में हमारे परिवार के मुखिया कौन है, हमारे दादाजी, हम उनके अंडर में रहकर ही सारा काम करते हैं। तो उसी तरीके से जो हिंदू परिवारी व्यवसाय है उसमें क्या है कि परिवार का जो वरिष्ठ है ना, वही क्या करेगा, परिवार द्वारा जो बिजनेस हो रहा है उसके संबंध में रूल्स बनाएगा, उसको मैनेज करेगा, सारे डिसीजन उसी के होंगे। तो यहाँ देखो संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय का प्रबंध उसके मुखिया के द्वारा होता है, और मुखिया कौन है, परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य। मुखिया को अनुबंध करने एवं ऋण लेने का पूरा अधिकार होता है, मतलब वह जो बिजनेस होता है तो बिजनेस में किसके साथ अनुबंध करे, किस टाइप के रूल्स बनाए, ये सब परिवार का मुखिया डिसाइड करेगा। और कितना लोन लेना है, कैसे क्या करना है, जितने भी सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो सारे डिसीजन होते हैं, वो अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं उनसे डिस्कस करके और अपना डिसीजन लेकर क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स इसमें केवल पुरुष सदस्य, मतलब क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त हिंदू परिवार में जो सदस्य है वो कौन होगा, केवल पुरुष ही इसका सदस्य होगा, स्त्रियां नहीं, मतलब उनकी पत्नी नहीं। तो क्या हुआ कि जो संयुक्त हिंदू परिवार अधिनियम 1956 जो था उसमें बताया गया है कि अगर पुरुष सदस्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसकी जो स्त्री है वह परिवार की सदस्य बन जाएगी। मतलब परिवार की सदस्य तो होती है, उस परिवार के द्वारा जो भी बिजनेस किया जा रहा है उसमें वो सदस्य बन जाएगी उस बिजनेस की। आया समझ में कि केवल पुरुष सदस्य, इसमें यह बताया गया है कि संयुक्त हिंदू परिवार का रूल्स है कि केवल पुरुष ही सदस्य बन सकते हैं बिजनेस के, महिलाएं नहीं। लेकिन 1956 अधिनियम में ऐसा बना दिया गया और बता दिया गया कि अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी उस बिजनेस की सदस्य होगी और उस संपत्ति की पूरी हकदार होगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला इसमें देखो स्थायी अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब होता है फ्रेंड आधारशिला, कि कहने का मतलब है कि उसकी समयावधि क्या होगी,
कितने समय के लिए बिजनेस होगा, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15, 20 वर्ष। तो संयुक्त हिंदू परिवार में ऐसी कोई समयावधि नहीं है, क्योंकि परिवार आप जानते हो जैसे जैसे सदस्य बनते हैं वैसे वैसे परिवार और आगे चलता जाता है, तो बिजनेस भी आगे चलेगा। तो इसकी कोई निश्चित समयावधि नहीं है। इसका अस्तित्व कैसा है, स्थायी होता है। परिवार के अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, वो दिवालिया हो जाता है या वो पागल भी हो जाता है, तो परिवार पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। परिवार द्वारा जो व्यवसाय किया जा रहा है वो रेगुलर रहता है, वो निरंतर चलता ही रहता है। क्लियर फ्रेंड? एंड लास्ट पॉइंट देखो, इसके 2 जो बचे हैं, एक पंजीकरण है। इसमें बोला गया है कि अगर आप चाहो तो अपने बिजनेस का पंजीकरण कराओ और इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। जैसे एकाकी व्यापार में फर्म के पंजीयन का कोई रूल नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य द्वारा जो भी बिजनेस किया जा रहा है उस बिजनेस में ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपको उसका पंजीयन करवाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब लास्ट देख लो, इसमें विघटन। विघटन का मतलब होता है उसका समापन। तो हमने पढ़ा कि इसका अस्तित्व कैसा है, स्थायी। इसका समापन नहीं किया जा सकता। अगर कभी ऐसा हो कि फैमिली के सभी मेंबर्स एग्री हो जाए उसको समाप्त करने के लिए उस बिजनेस को, तो उसका विघटन हो सकता है, ठीक है। तो सभी सदस्यों की मांग पर व्यवसाय का विघटन इसमें किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, हमने जाना कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है, उसमें कौन कौन से अधिनियम है, किस अधिनियम में कौन सा संशोधन करके क्या रूल्स बना है और उसे ऑपरेट कैसे किया जाता है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।